Assalamu alaikum, dear students. I am Ehsan Marwat, Assistant Professor of Physics, and you are watching my YouTube channel, Physics with Ehsan. Today, we will discuss the topic of class second year physics, Coulomb's law, in detail. The overall lecture will be in Urdu language, but the terminologies will be used in English as present in your book. तफसीली टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube लेक्चर्स देख रहे हैं तो 1 मिनट का वक्त निकाल कर कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो लेक्चर्स कौन से इलाके में देखे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कूलम्स लॉ। हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अगर आपके पास एक Q1 चार्ज हो और एक दूसरा चार्ज Q2 चार्ज हो जिनके दरमियान डिस्टेंस R हो, तो ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसी तरीके से ये Q2 चार्ज Q1 चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो ये फोर्स रिपल्सिव नेचर की होगी, और अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि जब चार्जेस एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं तो जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं वो फोर्स किस चीज पर डिपेंड करती है और उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। कूलम लॉ की स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स of attraction or repulsion between 2 point charges Q1 and Q2 varies directly with product of magnitude of charges and inversely with square of distance between them। यानी इन दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस r है इसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली चेंज होगी ये फोर्स। अब इस स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट चार्जेस का जिक्र होता है। इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स जिन पे ये चार्ज है वो टिनी पार्टिकल्स होने चाहिए। मतलब ये है कि अगर बड़े ऑब्जेक्ट होंगे जिस जो चार्ज्ड होंगे उन पे कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली। अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यानी जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर इन दो चार्जेस में से किसी एक की मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा होती है तो उसके साथ फोर्स भी चेंज होगी। इसी तरह यही फोर्स इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरी करती है। इन दो रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ हमने साइन ऑफ वेरिएशन को इक्वेशन के साथ रिप्लेस किया है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो राइट साइड पे हैं उनके साथ K कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है। K कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मीडियम बिटवीन द चार्जेस और सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगी। आया हम MKS सिस्टम यूज कर रहे हैं या CGS सिस्टम यूज कर रहे हैं या FPS सिस्टम यूज कर रहे हैं, अगर चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है यानी वैक्यूम है तो फ्री स्पेस के लिए अगर हम MKS यूनिट्स यूज करें तो K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो। यहाँ कूलम कांस्टेंट की जो यूनिट इस्तेमाल हुई है वो आप कूलम्स लॉ से इजीली हासिल कर सकते हैं। कूलम्स लॉ आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अगर इस कूलम्स लॉ में हम के की कीमत निकाल लें तो हमारे पास के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 होगा। अब जैसे कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है जबकि चार्ज की यूनिट कूलम है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। यहाँ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। इस एक्सप्रेशन में 4 पाई स्फेरिकल ज्योमेट्री को शो करता है।
मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फेरिकली आउटवर्ड जा रही होती हैं या इनवर्ड आ रही होती हैं। यानी एक चार्ज पार्टिकल स्फेरिकली फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। और एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। यानी ये वैक्यूम की परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो के की यूनिट का रेसिप्रोकल होगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का के साथ इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है। इट इज द डिग्री टू विच अ मीडियम रेजिस्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। यानी अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल हो Q और उसके इर्द गिर्द एक मीडियम हो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी। तो ये जब इस मीडियम से पास होंगी तो ये मीडियम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेजिस्ट करेगा। डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट होगी। अगर एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्यादा रेजिस्ट करता है तो फिर ये चार्ज पार्टिकल आगे दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कम फोर्स लगाएगा। और अगर कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम रेजिस्ट करता है तो फिर वो चार्ज पार्टिकल अगले चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगाता है। वैक्यूम के लिए हम परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं और वैक्यूम की परमिटिविटी को स्टैंडर्ड लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि दूसरे मटेरियल की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ कंपेयर किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से मुराद है उस मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर से शो किया जाता है और ये मीडियम की जो परमिटिविटी है उसका वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ रेशो होता है। मुख्तलिफ मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स इस टेबल में आपको दिखाए गए हैं। किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये मीडियम वैक्यूम के मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पैराफिन पेपर की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो इसका मतलब है कि पैराफिन पेपर की परमिटिविटी वैक्यूम की निस्बत डबल है, 2 टाइम्स है। और जर्मेनियम की परमिटिविटी 16 है। इसका मतलब है कि जर्मेनियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को 16 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास होती हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है। अगर हम इस एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू निकालना चाहें तो फिर एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम इस तरह लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब हम कॉलम लॉ को मटेरियल मीडिया में डिस्कस करेंगे। यानी अगर चार्ज पार्टिकल के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम रखा जाए जिसे डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है, तो फिर इन दो चार्जेस के दरमियान कोलम्स फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। फर्ज करें हमारे पास दो Q1 और Q2 चार्जेस हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। एक Q1 चार्ज है और एक दूसरा चार्ज Q2 है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस R है और इनके दरमियान वैक्यूम है, कोई डाइलेक्ट्रिक या मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है। ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसकी मैग्नीट्यूड को हम F वैक्यूम से शो करते हैं और Q2 चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उसकी मैग्नीट्यूड को भी हम F वैक्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम्स लॉ के मुताबिक F वैक्यूम बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां हमने K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट की है। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5।
अब अगर हम इन दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान मटेरियल मीडियम को इंसर्ट करेंगे, यानी इन दो चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, तो फिर क्या होगा? आपको डायग्राम में दो चार्ज पार्टिकल नजर आ रहे हैं। अगर हम इनके दरमियान मटेरियल मीडियम को या डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें, ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाता है उसकी मैग्नीट्यूड को हम F मीडियम से रिप्रेजेंट करें, और Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा उसको भी हम F मीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक F मीडियम को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन यूज करेंगे, जो इस मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। हमें मालूम है कि मीडियम की परमिटिविटी बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर ये वैल्यू मैं यहां इस इक्वेशन में एप्सिलॉन की जगह पुट कर दूं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन में 1 और एप्सिलॉन आर को मैं बाहर निकाल के लिख देता हूं, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह होगी। जो फैक्टर मैंने ब्रैकेट में शो किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5 के मुताबिक F वैक्यूम के बराबर है, जो पिछले स्लाइड पे आपने देखा। अगर इक्वेशन नंबर 6 में मैं इक्वेशन नंबर 5 को पुट कर दूं, तो हमारे पास आ जाएगा F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R के बारे में या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में आपने टेबल में चेक किया कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए 1 के बराबर होता है, क्योंकि वैक्यूम एक मटेरियल मीडियम नहीं है, जबकि बाकी सब मटेरियल मीडिया के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। और हमारे पास जो आखिरी इक्वेशन आई थी F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। अगर F वैक्यूम को हम एप्सिलॉन आर से डिवाइड करें और एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर F मीडियम हमेशा F वैक्यूम से कम होगा, क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी किसी ऐसे नंबर से डिवाइड होती है जो 1 से बड़ी हो, तो वो उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। इससे पता चला कि कूलम्स फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल डिक्रीज होगी अगर हम चार्ज पार्टिकल के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। इस पोर्शन पे पेपर में क्वेश्चन अक्सर इस तरह आ जाता है, प्रूव दैट कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस व्हेन अ मटेरियल मीडियम और डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन देम। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान डिस्टेंस R है। अगर Q1 चार्ज को Q2 चार्ज एक फोर्स के साथ रिपेल करता है, यानी Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, और उस फोर्स को हम F12 से शो करें, यानी F12 का मतलब होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसी तरह Q2 चार्ज पर Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स, उसको अगर हम F21 से रिप्रेजेंट करें, यानी F21 रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 और Q2 के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है R। अगर हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 टू Q2 लें, तो इसकी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर R12 से रिप्रेजेंट करते हैं। R12 यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। इस तरीके से डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1 को हम यूनिट वेक्टर R21 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर R12 F21 की डायरेक्शन को शो करता है, और यूनिट वेक्टर R21 टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो ये F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कूलम लॉ के मुताबिक F12 फोर्स को लिखा जा सकता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। R21 F12 फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। इस तरीके से F21 फोर्स को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। अब इसमें
Q1 और Q2 को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और Q1 और Q2 स्केलर क्वांटिटीज हैं। इक्वेशन नंबर 9 को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। R12 एक यूनिट वेक्टर है और R21 भी एक यूनिट वेक्टर है। बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। लिहाजा इन दोनों यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स सेम होंगी, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और हम लिख सकते हैं कि R12 यूनिट वेक्टर इक्वल है माइनस R21 के। यहाँ नेगेटिव साइन इनके अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। अगर हम इक्वेशन नंबर 9 में R12 यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस R21। ये माइनस R21 हमने यूनिट वेक्टर R12 की वैल्यू पुट की है और इसको फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 8 के मुताबिक F12 फोर्स के बराबर है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यानी इक्वेशन नंबर 8 को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास F21 इक्वल होगा माइनस F12 के। या इसको हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये माइनस F12 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और F21 राइट साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। या इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस इक्वेशन के दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ है। यानी ये दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। That is, the two charges exert equal but opposite forces on each other, which is Newton's third law. Hence, Coulomb's law satisfies Newton's third law. लिहाजा Coulomb's law Newton's third law को satisfy करता है, या Coulomb's law Newton's third law के साथ consistent है, या Coulomb's law Newton's third law को obey करता है। टॉपिक के इस पोर्शन पर अक्सर इस तरह सवाल आ जाता है, वेरीफाई दैट Coulomb's law obeys Newton's third law, या फिर इस तरह आ जाता है, शो दैट Coulomb's law इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमारे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस चैनल पर आसान उर्दू में फिजिक्स के मजीद लेक्चर देखने को मिलेंगे। एक गुजारिश आपसे ये है कि आप 1 मिनट का वक्त निकाल कर कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आप किस शहर से हमारे चैनल को देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।